Hello students, welcome in BSc first year. This is the our YouTube channel BSc Chemistry. ठीक है, सबसे पहले मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपका पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी मैं कवर अप करूँगा बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है और मैं कोशिश करूँगा कि आपके फरवरी तक होल सिलेबस ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 का मैं सिलेबस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि बीएससी फर्स्ट ईयर में सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस में आता क्या आपका, सबसे पहला आपको टॉपिक पढ़ना है बॉन्ड ऑर्बिटल्स के बारे में। इसमें वो भी आपको सिर्फ कार्बन का पढ़ना है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, इसमें आपको sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है पोलैरिटी पढ़नी है कोवैलेंट बॉन्ड की। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है कुछ इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, जो इफेक्ट आपको 4 प्रकार के पढ़ाए जाएंगे, जिसमें थर्ड टॉपिक आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिसको कहा जाता है, या डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको 4 प्रकार के इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आप आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पढ़ाया जाएगा आपको रेजोनेंस इफेक्ट, ये आप क्लास 12th में पढ़ के आए हैं। रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी आप क्लास 11th में ही पढ़े थे। और आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ाया जाएगा। और आपको चौथा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स आप पहले से पढ़ के आए हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, लेकिन आप 11th में ही ये पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का उतना यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं दिया गया, फिर भी आपको जितनी ज़रूरत है उतना बता दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं मैं अपने चौथे टॉपिक पे, आपको पढ़ाया जाएगा बॉन्ड फिशन के बारे में, कि बॉन्ड का कैसे ब्रेक होता है। इसमें आपको 2 प्रकार के बॉन्ड फिशन पढ़ाए जाएंगे। एक पहला आपको पढ़ाया जाएगा होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ओके, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। और दूसरा पढ़ाया जाएगा आपको हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। इन दोनों के भी एक एक प्रकार है। इसका जो होमोलिटिक में आपको पढ़ाया जाएगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल जिसको आप डॉट से, सिंपली डॉट से डिनोट करते हैं यहाँ पे। और जो है आपको हेट्रोलिटिक में 2 ठे पढ़ाए जाएंगे। पहला आपको पढ़ाया जाएगा कार्बोकटायन, कार्बोकटायंस, और दूसरा कार्बो एनायंस। ठीक है, और आपका आखिरी टॉपिक जो है आपको पढ़ाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रीजन आपको मिलेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। अब यहाँ पे कार्बोकटायन नाम से ही आपको श्योर हो गया होगा कि कार्बो लिखा है, कार्बो मीन्स कार्बन और कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। और कार्बो एनायन का मतलब क्या हुआ, कार्बो का मतलब होता है यहाँ भी कार्बन, और एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं कार्बोकटायन और कार्बो एनायन। ठीक है, यहाँ पर आप स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है कार्बो एनायन, सॉरी कटायन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कार्बोकटायन और कार्बो एनायन में ओ यहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि दो कभी भी बॉल एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका स्पेलिंग लिखा जाता है CARBNANIONS। ओके, तो यहाँ पे कार्ब एनायंस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। ये आपका होल सिलेबस है बॉन्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, जिसमें आपको हाइब्रिडेशन पढ़ने हैं 3 टाइप के। बाकी आपको इसमें जो आगे आते हैं sp3d, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ना है। और ये भी आपको हाइब्रिडेशन जो पढ़ना है sp sp2 sp3 का, ये सिर्फ कार्बन के ही पढ़ने हैं। ओके,
अब आते हैं उसके बाद सेकंड आपका टॉपिक था पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और आपका ये पढ़ना था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन में आपको बता दिया कि फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब हम आपका पहला लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्बिटल आपका पहला हम यहाँ पे शुरू करेंगे कि बॉन्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्बिटल में आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको वो डिनोट करेंगे। बॉन्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन में क्या करना है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से क्लासीफाई होते हैं। तो सबसे पहले सेल्स होते हैं, उसके बाद से सब सेल्स होते हैं, उसके बाद से ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ओके, सेल होते हैं, सब सेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, सेल को आप ऑर्बिट भी कहते हैं और सब सेल को आप सब ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेल होते हैं इनका जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसका जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और जो सब सेल है इसका 3D स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको 3D स्ट्रक्चर इसका बना के दिखाऊंगा अभी कि कैसे इसका 3D स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि SPDF। ठीक है, एस ऑर्बिटल, P और DF जो होता है उसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले S लिख लेते हैं, SPD और F। ठीक है, तो S का होता है शार्प स्पेक्ट्रम, शार्प स्पेक्ट्रम, और P का क्या होता है, प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम, प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम। आपका D का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफ्यूजन स्पेक्ट्रम, और आपका जो F का फुल फॉर्म होता है वो होता है फंडामेंटल स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ से आपको SPDF का फुल फॉर्म मालूम चल पड़ गया है कि S का फुल फॉर्म होता है शार्प स्पेक्ट्रम, SPDF शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन, फंडामेंटल। ओके, ठीक है, अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एस और यहाँ पे उसके बाद से, ठीक है, एस ऑर्बिटल में क्या होता है कि इसका जो है 3D स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर, ये 3D नहीं होते हैं। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर नहीं बनता है, नहीं होता है। ओके, प्रिंसिपल आपका इसका 3D स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम डिनोट करते हैं PX, PY और PZ से। डी का भी आपका बनता है, क्या होता है ये, DXY, DYZ, DZX, DX का स्क्वायर माइनस Y का स्क्वायर एंड DZ का स्क्वायर। ये सारे यहाँ पे आपको प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे, यहाँ पे D और नीचे में लिखा जाएगा XY, YZ, ZX, X स्क्वायर माइनस Y का स्क्वायर, Z का स्क्वायर। ये आप क्लास 12 से ही पढ़ के आए हैं। अब आते हैं F ऑर्बिटल का। F ऑर्बिटल का भी हम लिखेंगे यहाँ पे, F ऑर्बिटल का भी मैं लिख देता हूँ किस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। FX का क्यूब, FY का क्यूब, FZ का क्यूब, FXYZ, कॉमा FXY का स्क्वायर माइनस Z का स्क्वायर, कॉमा FYX का स्क्वायर माइनस Z का स्क्वायर, एंड लास्ट वन आपका क्या होता है, FZX का स्क्वायर माइनस Y का स्क्वायर। ठीक है, इनमें से मोस्ट ज़्यादातर यही 1 मार्क्स में पूछा जाता है, 1 मार्क्स में।
ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, की 1 मार्क्स में दे दिया जाता है कि ये आप एफ ऑर्बिटल का सारे बताइए कि क्या कितने उसके पार्ट होते हैं। तो ये 7 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है तो ये 7 होते हैं, और ये आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं, और ये 3 होते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर इसके बारे में और इसके एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बारे में यहाँ भी 1 मार्क्स का ये पूछ दिया जाता है। अभी मैं आपको इसका वो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि कैसे इसमें स्ट्रक्चर बनेगा एस पी और डी एफ का, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्बिट को कैसे डिनोट करते हैं। ऑर्बिट्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो के सेल से एल एम एन, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, उसमें आपको ये पता चल जाएगा स्ट्रक्चर कितने होते हैं, लोब कितने होते हैं और कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, लोब, कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम आते हैं एस वाले में। तो यहाँ पे एस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले तो एक सर्कल, यहाँ पे गोला नहीं बन पाया ठीक से, आप लोग सही से बना लीजिएगा। ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें कितने लोब हैं, कोई भी लोब ही नहीं है, एक भी, सारे 0 0 है, कोऑर्डिनेट भी एक भी नहीं है, 0 है। अब आते हैं पी ऑर्बिटल पे। तो पी का फिगर कैसे बनाते हैं, ये होता है पी, इससे हम बोलते हैं लोब, ओके। ये हमारे होते हैं लोब, और ये किस शेप का है, डंबल शेप का, डंबल शेप। और ये किस शेप का था हमारा, सर्कुलर बोल सकते हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल, ओके। इसमें आपको कितने लोब दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 लोब दिख रहा होगा, एक फर्स्ट लोब ये, सेकंड ये, तो ठीक है। लोब कितने हो गए हमारे पास, 2 थे। कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट दिख रहा है, एक्स एक्सिस। अब आते हैं हम आपका डी वाले का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि डी वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक प्लस बड़ा सा बनाएंगे, और उस पर ये इस तरह से फूल बना लेंगे। ये हो गया आपका डी का, ये किस शेप में है, इसको बोलते हैं डबल डंबल। इसमें आपको कितने लोब दिख रहे हैं, ये इसको एक को लोब बोलते हैं, तो 1 2 3 4, इसमें कितने लोब हैं, 4 लोब्स हैं, ठीक है। और इसमें आपकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स इसमें है 2 थे, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे, ये एक एक्स एक्सिस और ये एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। इसमें क्या था, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग था, तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमने 1 लिखा था, इसमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं था, ये सिर्फ इसमें लोब ही नहीं था, तो कोऑर्डिनेट की कोई बात ही नहीं थी, तो इसमें कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसमें 2 ठे लोब थे और दोनों वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे लोब तो 2 हुआ लेकिन कोऑर्डिनेट 1 हुआ। और इसमें कितने लोब हो गए, 4 ठे लोब हैं, और कोऑर्डिनेट कितने, 2 ठे, ठीक है। अब हम आते हैं आपका लास्ट वन पे, एस पी डी और एफ ऑर्बिटल पे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फिर से भाई प्लस बनाएंगे, और इसमें एक और हम ऐसे क्रॉस करेंगे, और फिर एक यहाँ से भी एक ऐसे स्टार बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना है, ये सेंटर हो गया, यहाँ से लेके फूल बना लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा। ये यहाँ पे, अब आप यहाँ पे गिन सकते हैं कितने लोब्स हो गए यहाँ पे। इसको क्या नाम देते हैं, टेट्रा डंबल शेप, ओके। टेट्रा टेट्रा डंबल शेप, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितने लोब्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोब्स हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 8 लोब्स हो गए।
अब इसमें आप देखेंगे एक्सिस कितने, कौन कौन से एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो एक्सिस कितने हो जाएंगे, 3। मैक्सिमम कितने एक्सिस हो सकते हैं, तो 3 एक्सिस हो सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो आज मैं इतना ही, आपको अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको बॉन्ड ऑर्बिटल के बारे में, और उसके बाद से हम लोग आगे हाइब्रिडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में। ओके, थैंक यू।